बच्चों, क्या हाल चाल। फिजिक्स टच परिवार में आप सबका स्वागत है। तो बच्चा पार्टी क्लास 9th वाले हमारा चैप्टर नंबर 2 चल रहा था, फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन, जिसमें से हम लोग पढ़े थे क्या बैलेंस फोर्स क्या होती है, अनबैलेंस फोर्स क्या होती है, रेस्ट क्या होता है, मोशन क्या होता है। इतनी बातें हम लोग पढ़े थे। आज हम लोग पढ़ेंगे न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। तो आज हम लोग बात करेंगे न्यूटन लॉज ऑफ मोशन। सर आइजैक न्यूटन एक वैज्ञानिक थे जिन्होंने 3 नियम दिया था। उन्होंने 3 मोशन के लॉ दिए थे। तो न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन और न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन, 3 नियम उन्होंने लॉ दिया था। तो आइए देखते हैं वह उन्होंने कौन कौन सा लॉ दिया था न्यूटन साहब ने। आइए बारी बारी से पढ़ा जाए। तो पहला नियम था उनका न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। क्या कहता है न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन? ए बॉडी रिमेन्स इन ए स्टेट of rest or of uniform motion in a straight line unless an external force is applied on it। तो न्यूटन के गति का पहला नियम ये बताता है, अगर कोई वस्तु रुकी हुई है तो रुकी रहेगी, अगर वह गति कर रही है तो गति करेगी, जब तक कोई उस पर बाह्य बल न लगाया जाए। यदि कोई वस्तु रुकी रहती है तो रुकी हुई रहना चाहती है, अगर चल रही है तो चलती ही जाएगी, जब तक उस पर कोई आप बाहर से बल नहीं लगाते हैं। तो न्यूटन ने यही बात बताया था। तो देखिए, मान लीजिए एक वस्तु है ना, और वह चिकनी सतह पर मोशन कर रही है, और उसका वेलोसिटी क्या है 10 मीटर पर सेकेंड, 10 मीटर पर सेकेंड, 10 मीटर पर सेकेंड। वह एक कांस्टेंट स्पीड से आगे बढ़ रही है, जो कि 10 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से अगर वह वस्तु चल रही है किसी स्मूथ सरफेस पे, तो वह उसी स्पीड से ही आगे बढ़ती जाएगी। तो ये होता है न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। ये कब तक होता है? तो यह वस्तु तब तक चलती रहेगी ऐसे ही कांस्टेंट स्पीड से, जब तक इस पर आप कोई बाह्य बल लगा के इसको रोक न दें, या फिर इसकी स्पीड भी बढ़ानी हो तो इसको थोड़ा सा फोर्स लगा देंगे तो इसकी स्पीड बढ़ जाएगी। तो ऐसा तभी होगा जब आप इस पर कोई बाहरी बल लगाते हैं। ये लॉ किसने बताया था? ये लॉ बताया था पहला न्यूटन ने। ये नियम था उनका पहला। और यहीं से न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन से ही हमारी इनर्शिया के बारे में जानते हैं, जड़त्व के बारे में। न्यूटन फर्स्ट लॉ को ही कह लीजिए कि क्या कहते हैं, इनर्शिया, लॉ ऑफ इनर्शिया। इसका नाम, इस लॉ को एक लॉ के नाम से और जाना जाता है, उसे कहते हैं लॉ ऑफ इनर्शिया। न्यूटन फर्स्ट लॉ की ही बोलते हैं क्या, लॉ ऑफ इनर्शिया। और इनर्शिया की खोज किसने की थी? इनर्शिया के बारे में बताया था गैलीलियो गैलीली ने। किसने बताया था? गैलीलियो गैलीली ने। ये जो बात आपको मैंने बताया कि अगर कोई वस्तु रुकी रहती है तो रुका रहना चाहती है, चल रही तो चलना ही चाहती है, जब तक उसमें कोई बाह्य बल न लगाया जाए, ये बात गैलीलियो साहब पहले ही बता दिए थे। लेकिन जो न्यूटन साहब आए, इन्होंने क्या किया? गैलीलियो ने तो इनर्शिया को लेकर बताए थे, लेकिन इन्होंने क्या किया, इसको अपना फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन नाम रख दिया। तो इनर्शिया क्या होता है? तो इनर्शिया देखिए, इसको आई से दिखाया जाता है, कैपिटल आई से। द प्रॉपर्टी ऑफ एन ऑब्जेक्ट टू अपोज एनी चेंज इन इट्स स्टेट और रेस्ट और ऑफ यूनिफॉर्म मोशन। तो इनर्शिया का मतलब सिंपल सा ये होता है, अगर कोई वस्तु ना चल रही है तो चलना चाहती है, रुक गई है तो रुकी ही रहना चाहती है, अगर आप उस पर अचानक से बल लगाते हैं तो उसका विरोध करती है। क्या करती है? विरोध करती है। अगर कोई आदमी खड़ा हुआ है तो चाहेगा मैं आराम से खड़ा रहूं ना, अगर आप उस पर बल लगाएंगे तो क्या करेगा? आपको रोकेगा, रोकने की कोशिश करेगा। ठीक उसी प्रकार से यही इनर्शिया भी होती है, किसी भी वस्तु का अस्थायित्व बनाए रखने में मदद करता है, और वह उसका विरोध करेगी, जिसके कारण वो चेंज होगी ना। द प्रॉपर्टी ऑफ एन ऑब्जेक्ट अपोज एनी चेंज इन इट्स स्टेट और रेस्ट और मोशन। वह अगर रुकी है तो रुकी रहेगी, चल रही है तो चलेगी। अगर आप उसका स्टेट चेंज करेंगे तो क्या करेगी? उसका विरोध करेगी। जैसे बस चल रही होती है, जब आप बस में
क्या कर, बस जब चलती है, जब बस में आप ट्रेवल करते हैं तो बस चलती रहती है, अचानक से ब्रेक लगता है तो आप आगे की तरफ क्या होते हैं, झुक जाते हैं। और क्या आदमी कार चलाते हैं, जब आप कार में अचानक से ब्रेक मारते हैं तो आगे की तरफ क्या होते हैं, स्टीयरिंग की तरफ आप झुक जाते हैं। तो ये सब बहुत सारे एग्जांपल है, आप लोग पढ़िएगा। अब ये इनर्शिया आप लोग समझ गए। अब देखते हैं मोमेंटम क्या चीज होती है। मोमेंटम होती है क्या, पी से दिखाया जाता है इसको कैपिटल पी से मोमेंटम को दिखाया जाता है। तो मोमेंटम क्या होता है, द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी इज डिफाइंड एज मोमेंटम। तो किसका गुणनफल, मास और वेलोसिटी, द्रव्यमान और वेग का गुणनफल क्या कहलाता है, मोमेंटम, संवेग कहलाता है। संवेग क्या होता है बच्चे, संवेग वही होता है कि कोई वस्तु कितनी स्पीड से चल रही है ना, उसका मास कितना है और उसकी वेलोसिटी कितनी तेजी से है, इसका मल्टीप्लीकेशन होता है मोमेंटम। जैसे कि बंदूक से जब गोली निकलती है, तो बंदूक से जब गोली निकलती है वो छोटी सी रहती है लेकिन उसकी वेलोसिटी बहुत ज्यादा रहती है। बंदूक से गोली निकलती है जब गन से, तो वो तो बुलेट तो बहुत छोटी होती है लेकिन उसकी वेलोसिटी बहुत ज्यादा होती है। वहां पर बात आती है मोमेंटम की ना। मोमेंटम क्या होता है, मोमेंटम का फार्मूला होता है P बराबर m इंटू वी, मास इंटू वेलोसिटी इज कॉल्ड मोमेंटम। और जो मोमेंटम होती है वेक्टर क्वांटिटी होती है, सदिश राशि होती है। सदिश राशि क्या होती है आप सब जानते हैं, जिसमें दिशा और परिमाण दोनों होता है, मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन जिसमें होता है, वो इस प्रकार की क्वांटिटी कहलाती है वेक्टर क्वांटिटी। अगर इसकी यूनिट की बात की जाए, किसके यूनिट की, मोमेंटम की, संवेग की यूनिट, मात्रक क्या होता है संवेग का, किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। मास का यूनिट आप जानते हैं क्या होता है, किलोग्राम। वेलोसिटी क्या होती है, वेलोसिटी होती है क्या, मीटर पर सेकेंड। वेलोसिटी क्या होती है, मीटर पर सेकेंड। तो किलोग्राम मीटर पर सेकेंड इसकी क्या होगी, यूनिट होगी, किसकी, मोमेंटम की। ये बात समझ में आई। न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन समझ में आया। क्या होता है न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, ये होता है जब कोई वस्तु रुकी हुई रहती है तो इफ एनी बॉडी रेस्ट इन रेस्ट एंड इफ बॉडी इन मोशन until if any external force are apply on it। ये होता है फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। इनर्शिया के बारे में जान गए। कोई वस्तु रुकी है तो रुकी रहना चाहेगी, चल रही है तो चलना चाहेगी। अगर कोई उसको चेंज करना चाहता है तो उसका विरोध करती है। ये बात समझ में आई। मोमेंटम क्या होता है, मोमेंटम होता है मास इंटू वेलोसिटी। कोई भी वस्तु कितनी स्पीड से मोमेंट कर रही है वो होती है मोमेंटम। इसको इरेज करते हैं। अब जानते हैं न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। अब पढ़ते हैं हम लोग, मोमेंटम पढ़ चुके, मोमेंटम जब पढ़ चुके, आइए पढ़ते हैं न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। अब मोमेंटम से ही निकल के आता है न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। अगर आप लोग मोमेंटम नहीं पढ़े रहेंगे तो आपको न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन समझ नहीं आएगा। इसीलिए पहले ही मैंने आपको मोमेंटम बता दिया। मोमेंटम क्या होता है, मोमेंटम होता है mv, p बराबर mv, मास इनटू वेलोसिटी इज कॉल्ड मोमेंटम। अब मोमेंटम एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, इसका यूनिट होता है किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। ये बात समझ में आई। आइए अब पढ़ते हैं न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। नाउ वी आर स्टडी अबाउट न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन सेकेंड लॉज ऑफ मोशन, लॉ ऑफ मोशन। ये क्या होता है, तो इसमें लिखिए न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। ये बात होती है इस पे मोमेंटम की, इस पे मोमेंटम की बात होती है न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन में। तो इसमें लिखिए द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ एन ऑब्जेक्ट, द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, द रेट ऑफ चेंज, द रेट ऑफ देखिए न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, the rate of change of momentum of an object is directly proportional
the rate of change of momentum of an object is directly proportional to unbalanced force to unbalanced force applied and the change in momentum applied and change in momentum applied and change in momentum is in the direction force is in the direction of force तो न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन क्या होता है? तो लिखे हैं हम द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम एंड ऑब्जेक्ट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अनबैलेंस फोर्स अप्लाइड एंड चेंज इन द मोमेंटम इज इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। तो इसका सिंपल सा मतलब समझिए, जो फोर्स होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके? चेंज इन मोमेंटम के। फोर्स किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है? चेंज इन मोमेंटम किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है? ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन है। तो ये फार्मूला होता है किसका? न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन का, कि फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल चेंज इन मोमेंटम। अगर हम लोग बात करें चेंज इन मोमेंटम, और एक बात लिखी होगी तो द रेट, जहां पे ये शब्द दिखे द रेट का मतलब होता है अपॉन टाइम। रेट का मतलब होता है अपॉन टाइम। जहां भी आज के बाद कहीं पर फिजिक्स में द रेट दिखे, द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, या फिर आपको जहां रेट का शब्द सुनाई दे, रेट वर्ड जहां आपको देखने को मिले, सीधा उसका मतलब होता है अपॉन में टाइम। तो अपॉन में टाइम कर दीजिए इसके, एफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चेंज इन मोमेंटम अपॉन टाइम, चेंज इन मोमेंटम अपॉन में टाइम, समय। तो ये और एक बात क्या, कि अगर ये वाला साइन हटता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटता है, या फिर इनवर्सली प्रोपोर्शनल का साइन हटता है, यहां पर हमारा है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। यहां पर हमारा क्या है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। ये जो अल्फा जैसा बना है, ये क्या है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन। अगर ये सिंबल हटता है तो एक कांस्टेंट वैल्यू आती है। वो वैल्यू मान लीजिए यहाँ पर, या फिर लिख कर इक्वल करेंगे तो यहाँ पर एक वैल्यू आई के। यहाँ पर मान लीजिए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटा, इक्वल टू लगाकर के लिखे। के है हमारा एक कांस्टेंट वैल्यू। के क्या है? एक कांस्टेंट वैल्यू है, नियतांक है। और क्या है? चेंज इन टाइम अपॉन चेंज इन मोमेंटम अपॉन मोमेंटम अपॉन टाइम, चेंज इन मोमेंटम अपॉन टाइम। और ये एक्सपेरिमेंटली के बराबर 1, के जो होता है हमारा 1 के बराबर आता है। एक्सपेरिमेंट किया गया है कि के की वैल्यू कितनी आती है? 1 के बराबर आती है। तो एफ बराबर के की वैल्यू 1 रख देंगे तो एफ बराबर चेंज इन मोमेंटम अपॉन टाइम ही आएगा। तो क्या आएगा? तो यहां से अगर के हटा दें, के की वैल्यू 1 रख दें, तो एफ बराबर चेंज इन मोमेंटम डेल्टा पी लिख दे रहे हैं, डेल्टा पी अपॉन टी, चेंज इन मोमेंटम अपॉन टाइम। अब देखिए, अब इसको थोड़ा सा चेंज करके देखते हैं ना। अब थोड़ा सा आप लोग ध्यान दीजिएगा, थोड़ी सी बात ध्यान दीजिए, यहां से थोड़ा सा बात आप लोग नोटिस करिए। मान लीजिए हमारे पास कोई वस्तु यम है। मान लीजिए यहां पर आपके पास एक बॉल है, गेंद है, उसका द्रव्यमान कितना है? उसका द्रव्यमान m है, ठीक। हाँ, तो क्या कह रहे हैं कि मान लीजिए हमारे पास एक गेंद यम मास की है, इसका मास m है
और यही गेंद पहले यहाँ से चली ना, इसकी वेलोसिटी u थी। जब ये गेंद यहाँ पर पहुंची तो इसकी वेलोसिटी v हो गई। यहाँ से यहाँ तक ये गेंद गई, यहाँ से यहाँ तक गई। तो यहाँ पर हम लोगों ने इस पे क्या लगाया, फोर्स लगाया, बल लगाया। इस पे जब धक्का दिए इस गेंद को, तो इसकी शुरू में इसकी मास m थी, मास में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है, इसका मास नहीं बदल रहा है। जो शुरू में इसका मास था वही बाद में भी हो गया। तो मान लीजिए शुरू में इसकी वेलोसिटी u थी, इसकी प्रारंभिक वेग क्या थी, u थी, और ये बाद में जो लास्ट में इसका फोर्स लगाया, जब फोर्स लगाने के बाद लास्ट में इसकी वेलोसिटी v हो जाती है, तब क्या बात होती है। तो हम लोग जानते हैं कि यही बात अगर इस फार्मूले पे रख दें, चेंज इन मोमेंटम अपॉन टाइम, तब क्या होगा। तो हमको फार्मूला पता है क्या कि F बराबर होता है फोर्स बराबर चेंज इन मोमेंटम अपॉन टाइम। ये फार्मूला हमें पता है सेकेंड लॉ से, न्यूटन सेकेंड लॉ के हिसाब से। तो चेंज इन मोमेंटम अपॉन टाइम ये पता है। तो इनिशियल वेलोसिटी इसकी क्या है, इसकी इनिशियल वेलोसिटी है, इनिशियल वेलोसिटी इसकी है इनिशियल वेलोसिटी u। फाइनल वेलोसिटी क्या है, फाइनल वेलोसिटी यहां पर कब पहुंची, v वेग पर, फाइनल वेलोसिटी v हो गई। तो चेंज इन मोमेंटम क्या होता है, चेंज इन मोमेंटम होता है अंतिम माइनस प्रारंभिक, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी, ये हो इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम। ये होता है किसका फार्मूला, ये होता है चेंज इन मोमेंटम का। तो कर दीजिए, क्या करेंगे हम लोग। तो यहाँ पर इसकी इनिशियल वेलोसिटी कितने वेग से चलेगी, ये चलेगी mu वेग से और ये चलेगी mv वेग से ना। ये mu से चल रही है, mv से चल रही है। शुरू में mu इसका वेलोसिटी था, लास्ट में इसका mv वेलोसिटी हो गया। तो रख दीजिए चेंज इन मोमेंटम पे। तो रखेंगे F बराबर mv माइनस mu अपान t, और यहां से जब m को कॉमन लेंगे v माइनस u अपान t, और हम लोग जानते हैं क्या, ये v माइनस u अपान t, v माइनस u अपान t ये होता है a के बराबर, a के बराबर। तो यहां से हमारा बन जाएगा क्या, F बराबर ma। F बराबर ma। तो न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन क्या होता है, न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन होता है क्या, चेंज इन मोमेंटम, फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चेंज इन मोमेंटम। ये फार्मूला होता है किसका, न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन का। और अगर हम लोग इसको चेंज करते हैं, चेंज इन मोमेंटम, मान लिए कि पहले वेलोसिटी u थी, बाद में v हो गई, द्रव्यमान में कोई मास में कोई अंतर नहीं आया। तो इनिशियल वेलोसिटी mu, फाइनल वेलोसिटी mv रखते हैं इस फार्मूले पे, चेंज इन मोमेंटम अपॉन टाइम। तो फाइनल माइनस इनिशियल ये होता है चेंज इन मोमेंटम। फाइनल कितना था, फाइनल था mv, इनिशियल था mu अपॉन का टाइम। यहाँ पर m कॉमन ने कॉमन ले ली है, तो v माइनस u बचा और अपॉन में t। हम लोग पढ़े हैं एक्सीलरेशन का फार्मूला। एक्सीलरेशन बराबर क्या होता है, अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग बटा समय होता है त्वरण ना। तो v माइनस u बराबर हम v माइनस u अपॉन t बराबर हम लोग लिख सकते हैं a। तो f बराबर यम रहने दीजिए, v माइनस u अपॉन t को a लिख दीजिए। तो f बराबर ma ना, f बराबर ma। तो न्यूटन फोर्स का फार्मूला, जो न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन है, वो हमें बताता है फोर्स के फार्मूले। फोर्स का फार्मूला हमारे न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन से निकल के आता है, और फोर्स का फार्मूला होता है F बराबर ma। यम है क्या, मास है, a एक्सीलरेशन है। अगर इसके यूनिट की बात की जाए, इसका यूनिट होता है न्यूटन, इसका यूनिट होता है क्या, न्यूटन। और न्यूटन को कैपिटल N से दिखाया जाता है ना, कैपिटल N से दिखाया जाता है। बल का मात्रक न्यूटन होता है और इसको कैपिटल N से दिखाते हैं, और इसी को हम लोग कहते हैं किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। किलोग्राम पर मीटर सेकेंड स्क्वायर को ही न्यूटन कहा जाता है।
मास का यूनिट होता है किलोग्राम, एक्सीलरेशन का होता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ना बोल के हम लोग सीधा बोलते हैं न्यूटन। न्यूटन बल का मात्रक क्या बोलते हैं? न्यूटन। और बल बराबर होता है क्या? द्रव्यमान गुरुत्व त्वरण, F बराबर m इंटू ए, मास इंटू एक्सीलरेशन इज इक्वल टू द फोर्स। तो ये न्यूटन सेकेंड लॉ आपको समझ में आया। अब आइए पढ़ते हैं न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन। अब पढ़ते हैं न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन। इसको इरेज कर दे रहे हैं। आपको न्यूटन के सेकेंड लॉ से हमारी निकल के आ गई बल, फोर्स की डिफिनीशन और फोर्स का फार्मूला। न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन से हमारे फोर्स का फार्मूला निकल के आता है। और न्यूटन फर्स्ट लॉ हमें बताता है इनर्शिया के बारे में। और वहीं से न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन से ही बल की परिभाषा आती है। न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन से बल फोर्स को डिफिनीशन बनती है। न्यूटन, फिर से सुनिए ध्यान से, न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन से क्या होता है? फोर्स की डिफिनीशन आती है। और न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन से फोर्स का फार्मूला आता है। समझ में आया? अब पढ़ते हैं न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन का तीसरा नियम। न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन। तो क्या होता है न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन? आइए पढ़ते हैं। यह सबसे आसान है और सबसे इंपॉर्टेंट भी है। न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन ये आसान भी है और न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन का यूज भी बहुत ज्यादा होता है। तो न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन होता है, लिखिए, एवरी एक्शन हैज इक्वल रिएक्शन, एवरी एक्शन हैज इक्वल रिएक्शन, हैज इक्वल एंड अपोजिट reaction in opposite direction. Every action has equal and opposite reaction in every action has equal reaction but in opposite direction. Every action has equal and opposite reaction in direction. तो न्यूटन थर्ड लॉ बोलता है क्या? एवरी एक्शन इज इक्वल रिएक्शन, एवरी एक्शन हैज इक्वल रिएक्शन इन अपोजिट डायरेक्शन। तो ये होता है न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन। प्रत्येक क्रिया के बराबर एक विपरीत प्रतिक्रिया होती है। तो अगर आप किसी को एक चाटा मारते हैं तो वो भी आपको एक थप्पड़ लगाता है। क्या यही है न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन? जैसे रॉकेट उड़ता है, रॉकेट जितना थ्रस्ट नीचे छोड़ता है उतनी स्पीड से वो ऊपर की ओर जाता है। ठीक, बंदूक जब गोली निकलती है बंदूक से तो जितने स्पीड से बाहर की तरफ वो मूवमेंट करती है उतनी ही स्पीड से वो पीछे की तरफ धक्का देती है। तो ये सब एग्जांपल्स हैं न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन के। न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन होता है एवरी एक्शन हैज इक्वल रिएक्शन बट इन अपोजिट रिएक्शन। प्रत्येक क्रिया के बराबर एक विपरीत प्रतिक्रिया होती है और उल्टी दिशा में। तो ये बात आपको समझ में आई। न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन समझ में आया, न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन समझ में आया, न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन समझ में आया। तो आज की क्लास आपको कैसी लगी? तो आज हम लोगों ने पढ़ा न्यूटन लॉ ऑफ मोशन के बारे में। न्यूटन ने तीन लॉ दिए थे। न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन जो कि बताता है एवरी एक्शन हैज इक्वल, तो पहला नियम क्या बताता है? पहले नियम हमारा बताता है फोर्स की डिफिनीशन ना, बताता है क्या बताता है? इफ एनी बॉडी रेस्ट इन रेस्ट, इफ एनी बॉडी मोशन इन मोशन, अल्टीरियरी एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई ऑन इट। तो वो बात बताती है। उसके बाद इनर्शिया पढ़े, इनर्शिया के बारे में जाने। फिर हम लोगों ने सेकेंड लॉ ऑफ मोशन पढ़ा। सेकेंड लॉ ऑफ मोशन में हम लोगों ने पढ़ा कि फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चेंज इन मोमेंटम अपॉन टाइम। और सेकेंड लॉ ऑफ मोशन से हम लोगों ने बल का फार्मूला निकाला, फोर्स का फार्मूला निकाला
फोर्स बराबर क्या होता है, मास इंटू एक्सीलरेशन, वो पढ़ा हम लोगों ने। सेकेंड लॉ ऑफ मोशन पढ़ने के बाद थर्ड लॉ ऑफ मोशन क्या होता है, थर्ड लॉ ऑफ मोशन होता है एवरी एक्शन हैज इक्वल रिएक्शन बट इन अपोजिट डायरेक्शन। तो प्रत्येक क्रिया के बराबर एक विपरीत प्रक्रिया होती है, ये हम लोगों ने पढ़ा न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन, और बहुत सारे एग्जाम्पल जाने। तो बच्चा पार्टी आज ये आपकी क्लास 9 चैप्टर नंबर 2 फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन यहीं पर खत्म होता है। तो बाकी का चैप्टर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में चैप्टर नंबर 3 पढ़ रहे होंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलता हूं आपसे नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।